हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय देखिए आपसे डिस्कस करूंगा कुछ करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड बात। तो मेरी एक प्लेलिस्ट है स्टूडेंट्स, लेटेस्ट करंट अफेयर्स एंड जीके, तो जो कि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो ये जो भी कोई जीके या करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी कोई मैं वीडियो बनाऊँगा, तो आप जो है लेटेस्ट करंट अफेयर्स एंड जीके क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट की आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। फेसबुक पर भी मैं वीडियोस अपनी अपलोड करता हूं, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। लगभग 650 से ज़्यादा वीडियोस मैं फेसबुक पर भी अपनी अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। हालांकि बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, लेकिन कोई ना कोई नई बात ऐसी आ जाती है जो कि हर वीडियो में नई होती है। तो मैं भी आपसे कुछ डिस्कस करूंगा, हो सकता है कुछ 3-4 नई बातें मेरी इस वीडियो में निकल आएँ। तो कंपटीशंस के देखिए एग्ज़ाम्स हैं वो लगभग स्टार्ट होने शुरू हो गए हैं, तो मैं भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये जो एरो लगा हुआ है इट मीन्स कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, तो यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, हम सभी जानते हैं। यह 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। ठीक है ना। तो जो देखिए मैं आपको बात बता दूं कि सबसे पहली जो शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो 1968 में बनकर तैयार हुई थी। उसके बाद 1986 में हुई तैयार, लेकिन 1992 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो उसमें थोड़ा सा संशोधन भी हुआ था। ठीक है, तो 1986 की ही है, तो 34 साल बाद इसमें जो है ये स्थान लेगा पुरानी शिक्षा नीति का। थर्ड पॉइंट है कि इसके अंतिम प्रारूप को तैयार करने हेतु इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे, ये सारे एमसीक्यूज आए हुए हैं एग्जाम में और इस तरीके से आगे आने की संभावना है, तो इसलिए पॉइंट वाइज इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हम पैराग्राफ वाइज डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। तो इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे तो वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी। तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। भारत द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा, जो कि 2030 के लक्ष्य हैं 4, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SDG 4। ठीक है ना। तो उसमें परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में वर्ष 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। तो इसमें 2030 इम्पॉर्टेंट है और उसके लक्ष्य 4। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कुछ प्रमुख बातें हैं। हालांकि कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन कोई ना कोई 2-3 बात आपको इसमें देखने को जरूर मिल जाएगी। तो इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। यह वर्तमान नीति की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए पाठ्य चर्चा और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। तो 10+2 वाली अब नहीं है, तो अब है आपकी 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था। ठीक है। तो नया स्कूल पाठ्यक्रम संरचना अब 3 से 8, 8 से 11, 11 से 4 और 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। तो जो ऊपर वाली लाइन की हम बात कर रहे हैं कि 5+3+3+4, तो सेम यही है कि 3 से 8 मतलब 5 साल के बच्चे, 8 से 11 मतलब 3 साल, 11 से 14 मतलब 3 साल और 14 से 18 मतलब 4 साल। तो ये इसका मतलब था ऊपर वाली लाइन का, है ना। तो इन बच्चों की आयु के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए जो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को जो स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। नई प्रणाली में 3 वर्ष की जो आंगनबाड़ी है या प्री स्कूलिंग के साथ
12 वर्ष की स्कूली शिक्षा होगी। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, और भी इससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो वो भी देखते हैं कि इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। नीति में कम से कम कक्षा 5 तक अच्छा हो कि कक्षा 8 तक और उससे आगे भी मातृभाषा स्थानीय भाषा, जैसे न मान लीजिए कि अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो हिंदी चलती नहीं है, लेकिन अगर हम साउथ की तरफ बात करें तो वहाँ की जो भी कोई क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा हो गई, जैसे तमिल हो गई या कन्नड़ हो गई, उड़िया हो गई, तो और जो बहुत सारी भाषाएं हैं तो उसी को शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया गया है। तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्वतंत्र स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन करेंगे। वर्ष 2035 तक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीए नेट में भी इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आगे जो आपके टीचर्स के एग्ज़ाम है, डिग्री कॉलेज का जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन का जो एग्ज़ाम होना है, मेरे ख्याल शायद नवंबर में होने की उम्मीद है। तो वर्ष 2035 तक GER को बढ़ाकर 50% करना है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो भी कोई बोल्ड हो रखा है ना, ब्लैक हो रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर। तो वर्ष 2035 तक GER को बढ़ाकर 50% करना। तो इसका लक्ष्य जो है वो व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, ये जो GER है इसी को हिंदी में हम कह रहे हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, है ना। तो इसको 26.3% जो कि वर्ष 2018 में था, तो उससे बढ़ाकर 2035 में 50% करना है। तो दो क्वेश्चन बन गए कि GER जो था वो 2018 में कितना था, तो आपको ध्यान रखना है कि 26.3% था, और 2035 तक कितना परसेंट करने की उम्मीद है, तो 50% करने की उम्मीद है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। अंडर ग्रेजुएट शिक्षा इस अवधि के भीतर विविध एग्जिट विकल्पों तथा उपयुक्त प्रमाणन के साथ 3 या 4 वर्ष की हो सकती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए कि 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, सपोज कीजिए कि अगर आपने BA में एडमिशन लिया, अगर आप BA 1 साल की कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप BA 2 साल की कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप BA 3 साल की कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो स्नातक की डिग्री मिलेगी BA की, ठीक है, डिग्री मिलेगी। और अगर आप 4 साल की BA करते हैं तो आपको शोध के साथ यानी कि रिसर्च के साथ आपको स्नातक की डिग्री दी जाएगी। देश में वैश्विक मानकों के सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के मॉडलों के रूप में IIT, IIM के समक्ष बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग जो HECI का गठन किया जाएगा। सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने और प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचारों का मुक्त आदान प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त न्याय, जिसे हम इंग्लिश में ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं ना, तो राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, जिसे हम इंग्लिश में NETF कहते हैं, तो उसका निर्माण किया जाएगा। सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए इस नीति द्वारा पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI नामक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है, और शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे, जिससे GDP में इसका योगदान जल्द से जल्द 6%, वर्तमान में GDP का लगभग 4.4% है, तो ये हो सके, ठीक है ना। अब देखिए एक जो है ये चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके का है कि जो
पिछला एकेडमिक ढांचा था वो ये था, और नया शैक्षिक और पाठ्यक्रम ढांचा जो है वो ये है। इंग्लिश में स्ट्रक्चर बोलते हैं, दूसरा वर्ड भी है आपका स्ट्रक्चर ढांचा का, है ना। तो पिछला तो ये था कि आयु थी वो 16 से 18 थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 4 कर दिया है कि कक्षा 9 से 12 तक के लिए दे दिए इन्होंने, और आयु जो है वो 14 से 18 साल की कर दी गई है। तो इसको साइड में देखिए सेकेंडरी लिखा हुआ है। अगर हम पिछले की बात करें तो इन्होंने 10 दे रखा था, तो 6 से लेकर के 16 तक का था, ठीक है। तो आपका ये जो था, अगले में देखें तो इन्होंने 4 नंबर दे रखा है, और वो है आपकी कक्षा 6 से 8, और इसमें आयु होनी चाहिए आपकी 11 से 14, तो ये मिडिल के लिए हो गया। ऐसे ही आपका जो है 3 हो गया, कक्षा 3 से 5, और आयु होगी 18 से 11, तो ये हो गया प्री-पैरेटरी। और लास्ट हो गया आपका 2 वर्ष, यानी कि कक्षा 1 से 2, और आयु इसमें हो गई आपकी 6 से 8, ठीक है। और उसके बाद 3 वर्ष जो आंगनबाड़ी या प्री स्कूल होते हैं, बाल वाटिका होती हैं, तो आयु उसमें 3 से 6, तो वो हो गया आपका फाउंडेशनल। तो ये एक चार्ट है जो शो कर रहा है ना, कि पुरानी शिक्षा नीति कैसी थी और नई शिक्षा नीति कैसी है। तो देखिए, हालांकि अभी कह कुछ नहीं सकते, क्योंकि जो शिक्षा नीति इतने सालों से चलती आ रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पुरानी शिक्षा नीति बिल्कुल बेकार थी, है ना। हम ये जरूर कह सकते हैं कि पुरानी शिक्षा नीति में कुछ कमी थी, लेकिन बट हम ये भी नहीं कह सकते कि जो नई शिक्षा नीति जो तैयार हुई है ये बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होगी, ये तो समय बताएगा। तो हम इसलिए ये कह दें कि पुरानी शिक्षा नीति बिल्कुल बेकार थी, नई शिक्षा नीति बिल्कुल अच्छी रहेगी हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो कह कुछ नहीं सकते। तो मेरा ये अपना मानना है कि कोई भी नई चीज़ के लिए इतना एकदम से निष्कर्ष पर पहुंचना या डिसीजन ले लेना इतना सही नहीं होगा। अभी जो है थोड़ा सा हमें समय का वेट करना चाहिए, और 4 साल तक का इन्होंने ग्रेजुएशन का टाइम दिया है स्नातक की डिग्री से लेकर, तो हमें थोड़ा सा पहले 4 साल तक का इंतज़ार कर लेना चाहिए, और तब ये देखेंगे कि क्या वास्तव में अगर बच्चों को रोज़गार मिल जाता है, बच्चों को जानकारी हो जाती है, तो क्या वास्तव में नई शिक्षा नीति वास्तव में सही है या नहीं। देखिए, ये तो समय बताएगा, है ना। तो हम नहीं कह सकते कि नई शिक्षा नीति बिल्कुल अच्छी है, या हम ये भी नहीं कह सकते कि पुरानी शिक्षा नीति जो थी, जो इतने सालों से चलती आ रही है, कि वो बिल्कुल बेकार थी। तो हम एकदम से किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते, ठीक है व्यूअर्स। तो आप भी अपने विचार जो हैं वो मेरे तक कमेंट देके बता सकते हैं कि नई शिक्षा नीति आपको कैसी लगी, और मैं अपने भी विचार देखिए इसमें देता रहूँगा नई शिक्षा नीति के बारे में, ठीक है व्यूअर्स। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर।